गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद होने के कारण आप बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आप लोगों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा ना आए और आप लॉकडाउन में घर पर रहकर सुरक्षित रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके, इसके लिए हम आपकी क्लासों को ऑनलाइन लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 ज्योग्राफी के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जो है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। इस अध्याय के भाग 1 में आज हम पिछली क्लास जो 11वीं क्लास है या हमारा जो पुराना ज्ञान है, उस ज्ञान के पर आधारित बातों पर चर्चा करेंगे और पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर हम इस अध्याय से जुड़ी हुई नई बातों का अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं भूगोल जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। और भूगोल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द का ही हिंदी रूपांतरित शब्द है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द को ही हम हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। जियोग्राफी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? ये है जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इस आधार पर हम कह सकते हैं जियोग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। भूगोल विषय में हम पृथ्वी और पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जियोग्राफी या भूगोल के जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के सबसे पहले जनक या कुछ विद्वान हिकेटियस को भूगोल का जनक मानते हैं। इसके पीछे कारण है कि हिकेटियस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक जस पेरिडियस, जिसका हिंदी रूपांतरित नाम ब्रह्मांड है, इस जस पेरिडियस में विश्व के उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का कार्य किया था। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता भी माना जाता है। इसके साथ साथ ही भूगोल जो हिकेटियस है, हिकेटियस की यह पुस्तक जस पेरिडियस 6वीं शताब्दी के आसपास प्रकाशित हुई थी। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नाम है भूगोल के जनक के रूप में, तो वह है एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज का जन्म आज से लगभग 250 ईसा पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 194 ईसा पूर्व हुई थी। इन्हें भूगोल का पिता कहने के पीछे बहुत ही अच्छा कारण है कि इन्होंने भूगोल को एक अलग विषय के रूप में मान्यता या पहचान दिलाने का कार्य किया था। हिकेटियस ने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और भूगोल को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दिलाने का कार्य किया था। इसी के साथ सर्वप्रथम सबसे पहले एराटोस्थनीज जी ऐसे विद्वान थे, ऐसे ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि का लगभग सटीक मापन किया था और हम पृथ्वीवासियों को या हमें यह बताया था कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। इन्हीं कारणों की वजह से भूगोल का पिता एराटोस्थनीज को माना जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भूगोल का जनक जेम्स रेनल को भी कहा जाता है। जेम्स रेनल जो 1742 से 1830 के बीच में भारत में एक अंग्रेज
अधिकारी थे और एक अंग्रेज भूगोलवेता भी रहे हैं। इन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे अध्ययन किए और भारत में बंगाल की खाड़ी सहित ही भारत के जो भारत है, भारत की सटीक रूपरेखाओं का वर्णन भी इन्होंने किया था। इस कारण जेम्स रेनल को भारतीय परिप्रेक्ष्य में भूगोल का जनक भी माना जाता है। आधुनिक भूगोल जो है, उस आधुनिक भूगोल का जन्मदाता या उसका पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। भूगोल अध्ययन के उद्देश्य, भूगोल क्यों पढ़ते हम, भूगोल पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। भूगोल जो है पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए, यानी संपूर्ण पृथ्वी है वह मानव का घर है, यह माना जाता है भूगोल में। और संपूर्ण पृथ्वी को मानव का घर मानकर ही हम उन सभी तथ्यों का भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जिन्होंने मानव को आदिकाल से वर्तमान समय तक पोषित किया है और उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया है। क्योंकि आदिकाल में मानव के पास संसाधन तो आज जो है वही थे, लेकिन उनका इस्तेमाल उसे नहीं आता था। फिर भी इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी तथ्यों ने मानव का उस वक्त भी पालन पोषण किया था और आज भी करता आ रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भूगोल पृथ्वी को मानव का घर समझते हुए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है। इसमें प्रकृति व मानव के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। भूगोल जो है, भूगोल में प्राकृतिक वातावरण और मानवीय वातावरण के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि समस्त पृथ्वी प्रकृति और मानव के आपसी सामंजस्य, सहयोग और क्रियात्मक कारणों के कारण ही बना है। इस आधार पर भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती है। प्रथम शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में पर्वत, पठार, समुद्र, नदियाँ, पर्यावरण, वातावरण और पेड़ पौधे, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है। और भौतिक भूगोल का हम अध्ययन पिछली क्लास 11वीं में कर चुके हैं। दूसरी इसकी शाखा है मानव भूगोल जिसमें भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण वह होता है जिसमें पेड़ पौधे, पर्वत वह आते हैं, और सांस्कृतिक पर्यावरण वह सब सारा पर्यावरण कहलाता है जो मानव अपने क्रियाकलापों के माध्यम से बनाता है। तो मानव भूगोल में हम भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो भी संबंध होते हैं, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, जैसे मानवीय परिघटनाएं किस स्थान विशेष पर हुई है, उनके वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। समस्त पृथ्वी है, उस समस्त पृथ्वी पर किसी स्थान पर संसाधन कम है, किसी स्थान पर संसाधन ज़्यादा वितरित है। तो इन संसाधनों के कम या ज़्यादा वितरण से मानवीय क्रियाकलापों में क्या अंतर आता है, उनके जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था, उनके कार्यों, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, और मानव प्रकृति के साथ उन सभी संसाधनों का प्रयोग करके किस प्रकार से सामंजस्य बिठाता है और अपनी आजीविका कमाता है और अपने आप को पोषित करता है। तो इन सभी बातों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान से तात्पर्य है किसी बड़े भूभाग या किसी छोटे भूभाग के बारे में अध्ययन करना, उसके अलग अलग तथ्यों का
विश्लेषण और संश्लेषण करके उन तथ्यों के निर्माण परिवर्तन का अध्ययन करना ही भूगोल में का कार्य है। भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में संकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। अर्थात भूगोल जो है, भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वह बहुत सारी विषयों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, उनको परस्पर नज़दीक से अनुभव करता है और उसे व्यवहार के अनुसार उन घटनाओं उन सभी घटनाओं का स्थान और समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी स्थान विशेष पर ज्वालामुखी की घटना घटित हुई है, किसी स्थान विशेष पर आंधी तूफान या सुनामी हुई है, तो उस सुनामी का क्या प्रभाव होगा और उस सुनामी के आने के क्या कारण होंगे, वह सुनामी या ज्वालामुखी की घटना उसी स्थान विशेष पर क्यों हुई है और उससे क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, मानव की क्रियाकलापों में उन सभी तथ्यों का क्या इफेक्ट होगा, इन सभी बातों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भूगोल का अध्ययन क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तार लिए हुए हैं, काफ़ी लंबा अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। दूसरे शब्दों में या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है वह मानव समूह और उनके आसपास के वातावरणीय शक्तियों, उनके आसपास की वातावरणीय शक्तियों के जो प्रभाव है उन प्रभावों तथा इन प्रभावों के प्रतिक्रिया स्वरूप जो मानव प्रतिक्रिया करता है उन प्रतिक्रियाओं के स्वरूप पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किया जाने वाला अध्ययन ही भूगोल है, अध्ययन ही मानव भूगोल है। हम यह कह सकते हैं कि मानव भूगोल में हम जो मानव के आसपास जो वातावरण है, प्राकृतिक शक्तियाँ है, वातावरणीय शक्तियाँ है, उन प्राकृतिक शक्तियों और वातावरणीय शक्तियाँ जो मानव के आसपास मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप अथवा अपने प्राकृतिक स्वरूप में जो भी कार्य करती है या जो भी प्रभाव मानव पर डालती है, इसके बाद मानव उन प्राकृतिक शक्तियों से बचने के लिए जो प्रतिक्रिया करते हैं उन प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो मानव की प्रतिक्रियाएं और प्राकृतिक प्रभाव के आपसी सहयोग या पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों के आधार पर जो अध्ययन होता है, प्रादेशिक आधार पर जो अध्ययन होता है, वह अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल का जो प्रादुर्भाव है वह प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। हालांकि मानव भूगोल जो है वह उसका जन्म काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन 18वीं शताब्दी में कुछ विद्वानों ने मानव भूगोल में अत्यधिक कार्य किया था और उस अत्यधिक उनके किए गए योगदान सहयोग के बाद से ही भूगोल की दूसरी मुख्य शाखा जो मानव भूगोल है वह उभर कर दुनिया के सामने आई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं मानव भूगोल जो है उसका मुख्यतः प्रादुर्भाव और अत्यधिक विकास 18वीं शताब्दी में माना जाता है। मानव भूगोल जो है वह मानवीय क्रियाकलापों को केंद्रीय बिंदु मानकर विषय का अध्ययन करती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, भौतिक भूगोल में पर्यावरण को या जो प्राकृतिक शक्तियाँ है उनको केंद्र में मानकर अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल जो है उस मानव भूगोल में जो केंद्र बिंदु है, मुख्य केंद्रीय बिंदु है वह मानव है, और मानव के आसपास की समस्त प्रकार की वातावरणीय शक्तियों, संसाधन, खनिज, इनका अध्ययन किया जाता है कि प्राकृतिक शक्तियों के कारण या प्राकृतिक वातावरण के कारण मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, अथवा मानव जिस वातावरण में या जिस स्थान पर रहता है, निवास करता है, तो मानव भी कुछ ना कुछ क्रिया करेगा। तो उन क्रियाकलापों के फलस्वरूप आसपास के प्राकृतिक वातावरण में
क्या प्रभाव पड़ा है। तो मूल रूप से मानव भूगोल जो है मानवीय क्रियाकलापों को केंद्रीय बिंदु मानकर विषय का अध्ययन करता है। यही मानव भूगोल विषय की प्रकृति है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलापों मानव भूगोल में केंद्रीय बिंदु कौन है। तो यहाँ पर केंद्रीय बिंदु जो है मानवीय क्रियाकलाप होंगे। आगे चलते हैं। तो आगे आधुनिक मानव भूगोल जो है वर्तमान में, जो हम पहले बात कर चुके हैं, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है और आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं, मानव भूगोल से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, फ्रेडरिक रेडजेल क्या कहते हैं? मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच का संश्लेषित अध्ययन बताया है। संश्लेषित अध्ययन एक तो होता है संश्लेषण और एक होता है विश्लेषण। संश्लेषण का तात्पर्य है जोड़ने वाला। तो मानव भूगोल जो है पृथ्वी का जो धरातल है जहाँ पर समस्त जीव जंतु, प्राणी, मानव और प्राकृतिक वातावरण उपस्थित है, तो मानव समाज जहाँ पर निवास करता है वह धरातल और मानव समाज के बीच किस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को आपस में एक दूसरे से जोड़कर उसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल जो है मानवीय समाज और पृथ्वी का जो धरातल है उन धरातल के बीच में जो भी क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाओं का संश्लेषित अध्ययन है। ध्यान रखना, यह परिभाषाएं जो होती है वह किसी न किसी व्यक्ति, जैसे ये जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार है, तो ऐसी परिभाषाओं को हमेशा इन्वर्टेड कोमा में बंद करके ही लिखा जाता है, क्योंकि यह किसी के कहे हुए शब्द होते हैं जिन्हें हूबहू बिना किसी परिवर्तन के ही हमें लिखना होता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने यह परिभाषा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपो जियोग्राफी में दी थी, जो भूगोल या जो मानव भूगोल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के बाद ही मानव भूगोल दुनिया की नज़र में काफ़ी प्रसिद्धि लिए हुए आया या एक भूगोल की मुख्य शाखा के रूप में उभर कर सामने आया। इस पुस्तक में एंथ्रोपो जियोग्राफी में फ्रेडरिक रेडजेल ने पृथ्वी और मानव के साथ पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया था। फ्रेडरिक रेडजेल ने पार्थिव एकता पर जोर दिया था या पार्थिव एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और उन्होंने यह कहा था कि मानव जो है किसी भी स्थान विशेष पर रहे उस पर प्राकृतिक वातावरण का अत्यधिक प्रभाव रहता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति है उनका शारीरिक गठन, उनका खान पान उसी आधार पर रहता है, जबकि गर्म प्रदेशों या रेगिस्तानी मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले लोग चाहे कितने ही सक्षम क्यों ना हो, लेकिन उनका जो खान पान है, उनका रहन सहन है, उनका पहनावा जो है वह आसपास के वातावरण के ऊपर प्रभावित या आधारित होगा। दूसरी जो परिभाषा है वह अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल की है। एलन सैंपल जो है वह फ्रेडरिक रेडजेल की ही शिष्या थी। मानव भूगोल, इनके अनुसार परिभाषा है, मानव भूगोल क्रियात्मक अथवा चंचल मानव, यहाँ पर ध्यान रखना, क्रियात्मक और चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसका तात्पर्य है, परिभाषा में एलन सैंपल कहना चाहती है कि मानव एक ऐसा प्राणी है जो किसी भी स्थान पर ज़्यादा देर तक बिना किसी क्रिया के एक साधारणतः नहीं बैठ सकता। वह
जब भी किसी भी स्थान पर होगा, चाहे वह स्थान उसकी पसंद का हो या उसकी नापसंद का हो, जिस भी स्थान पर बैठा रहेगा वो उस स्थान पर किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई क्रिया करेगा। इसलिए मानव को एलन सैंपल चंचल मानव कहती है। तो क्रियात्मक अथवा चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक, यहाँ पर अस्थायी पृथ्वी से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी जो है उसका स्वरूप भी पूर्णतः स्थायी नहीं है। हम देखते हैं कि किसी स्थान विशेष पर पर्वत जो है वह अपक्षरित होते हैं, अपरदित होते रहते हैं और उनकी का जो आकार है वह घटता जाता है। तो किसी स्थान विशेष पर यह जो पर्वत है, पठार है, इनके बीच में गहरी घाटियों का निर्माण होता रहता है। किसी स्थान विशेष पर किसी समय में भरपूर वनस्पति है तो आने वाले समय में वहाँ पर हो सकता है रेगिस्तान हो। जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग किसी समय में वहाँ पर समुद्र हुआ करता था, ऐसा माना जाता है, किंतु समय के साथ वहाँ पर परिवर्तन हुआ और अस्थायी पृथ्वी के कारण वहाँ पर आज रेगिस्तानी लक्षण हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं मानव भूगोल क्रियात्मक अथवा चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो अस्थायी पृथ्वी और मानव दोनों आपस में जो भी क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनशील होने वाले संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल का अध्ययन या मानव भूगोल। एलन सैंपल जो है वह फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी और यह नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। नियतिवाद, संभववाद या निश्चयवाद क्या होता है यह हम आगे जानेंगे। तीसरी परिभाषा है जर्मन भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लांस के अनुसार। जर्मन भूगोलवेत्ता अपनी परिभाषा में कहते हैं मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। तो फ्रेडरिक जो विडाल डी लाब्लास है वह यह कहते हैं कि पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है तीनों ही परिभाषाओं में पृथ्वी और मानव के आपसी संबंधों को उजागर किया गया है। तो उनकी परिभाषा के अनुसार मानव और पृथ्वी जो है उनके पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देते हैं, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कुछ भौतिक नियम हैं। पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और 23.5 डिग्री झुकाव लिए हुए घूर्णन करती है, साथ में सूर्य के चारों तरफ चक्र परिक्रमा करती है। तो ये कुछ भौतिक नियम हैं। इन भौतिक नियमों के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, शीत दिन और रात होते हैं। तो इनकी वजह से पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त जो जीव है उन जीवों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, उनकी आर्थिक सामाजिक जीवन शैली किस प्रकार से परिवर्तित होती है, नियंत्रित होती है, इन सभी संबंधों का संश्लेषित ज्ञान मानव भूगोल में शामिल किया जाता है। विडाल डी लाब्लांस ने मानव भूगोल में संभववाद की नींव रखी थी। इनके अनुसार सब कुछ संभव है, मानव चाहे तो सब कुछ संभव कर सकता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।